व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद है। पाकिस्तान से आज हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने, और भारत से हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं उमेश अग्रवाल, जिनको आपने बहुत से प्रोग्राम्स में, बहुत से चैनल्स में सुना होगा, देखा होगा। थैंक यू सो मच आप दोनों का हमारे व्यूवर्स के लिए हमेशा के लिए टाइम निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया। जय सिया राम Thank you. निम्रा जी। जय सिया राम राजा जी। Umesh साहब, nice to meet you. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। The pleasure is mine as well, sir. थैंक यू सो मच। आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम अटैक के हवाले से, क्योंकि इंडियन मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है और फौरन एक्शन लिया गया है। पहले इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, फिर अटारी बॉर्डर को क्लोज किया गया, फिर नो वीजा फॉर पाकिस्तानीज ये बोला गया। अब खबर सामने आ रही है, इंडियन मीडिया पर भी दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया। इसी के साथ साथ अपनी एयर स्पेस भारत को देने से भी मना कर दिया है, क्लोज कर दिया। इसी के साथ साथ एक और खबर जो इंडियन मीडिया पर बार बार चलाई जा रही है वो ये कि बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने डिटेन कर लिया है। इस चीज को कैसे देखते हैं? हम तो बार बार ये बात कर रहे थे कि भारत के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर होंगे, लेकिन क्या अब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? क्योंकि बार बार कभी कोई चीज वहां से सस्पेंड की जा रही है, कभी पाकिस्तान की तरफ से सस्पेंड की जा रही है, और इतनी एग्रेसिव स्पीच आ रही है भारत की तरफ से कि आप पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। क्या कहेंगे उमेश सर आप? देखिए, सबसे पहले तो ये इल्जाम नहीं है, ये तो नेचुरल चीज है कि जो टेरर जो हो रहा है भारत के अंदर वो पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। 1947 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था, 1999 में एक लिमिटेड वॉर हुआ था। इनफैक्ट 1971 में आपके 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। उसके बावजूद भी इंडिया ने उनको रिहा कर दिया था शिमला एग्रीमेंट में। कोई बड़ी शर्त रखी नहीं थी। हम आप ये सोचिए। एंड इनफैक्ट 1999 आपने अपने सोल्जर्स को लेके जाने के लिए भी मना कर दिया था। यू डिसोन देम। तब इंडियन आर्मी ने उनको एक तरह से दफन किया था कारगिल की हाइट्स पे। तो ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान, कश्मीर के पास पाकिस्तानी है, टर्की तो है नहीं, ईरान तो है नहीं, अफगानिस्तान तो है नहीं, तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी रहेगा। सिंपल सी बात है, इसमें नई बात कौन सी है। और हमने हमेशा देखा कि हाफिज सईद टर्की में तो रहते नहीं है, ना ओसामा बिन लादेन ईरान में पाए गए थे। तो आप देख लीजिए, आपका जो रिकॉर्ड है वो अपने आप ही बताता है सब कुछ। मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और भी मैं बोलता रहूंगा तो सिर्फ मैं ही बोलता रहूंगा। ठीक है। रजा सर क्या कहते हैं आप? उसामा बिन लादेन की बात की और बहुत से लोगों की बात की, उमेश सर ने क्या कहेंगे? इससे पहले पुलवामा अटैक हुआ था, उरी अटैक हुआ था, जिस पर भारतीय मीडिया ने कहा कि ये तो पाकिस्तान की साजिश है, आईएसआई के हाथ है इसमें। तो आप इन सब चीजों का जवाब कैसे देंगे? एक तो ये कि मुझे उम्मीद है कि उमेश जितने मुझे यंग नजर आ रहे हैं, ये इतने यंग भी हैं, क्योंकि मुझे खुशी हो रही है कि एक यंग इंडियन की मैं बात सुन रहा हूं। तो ये ना हो कि बाद में सरप्राइज हो कि नहीं वो मैंने फिल्टर लगाया हुआ था तो मैं तो आपसे भी बड़ा हूं। तो लेकिन मैं अज्यूम यही करूंगा कि उमेश मुझसे बहुत ज्यादा यंग है। तो उन्होंने कहा 1947 में यही हुआ, 65 में यही हुआ, 1971 में यही हुआ, और उन्होंने कहा कि ये नेचुरल है कि ये पाकिस्तान ने ही किया है। तो मैं उमेश की तवज्जो इस तरफ भी दिलाऊंगा कि पाकिस्तान इंडिया का तो ठीक है, मुझे झगड़ा समझ आता है, उन्होंने हमारी बात नहीं माननी, हमने उनकी बात नहीं माननी। लीडर्स अगर ऐसा करें तो वो तो मुझे समझ आती है, लेकिन जब हम आम आवाम भी इसी तरह करना शुरू कर देंगे तो फिर मुझे नहीं पता कि उमेश किधर जाएंगे या मैं किधर जाऊंगा या हमारे बच्चे किधर जाएंगे, क्योंकि ये बॉर्डर तो तब्दील होने नहीं है। तो मैं उनको ये भी कहूंगा कि ऐसा जरूर हिस्ट्री में होता है कि कुछ मुल्क अपना कोई एजेंडा, चाहे वो पॉलिटिकल गेन हो चाहे कुछ हो, तो वो उस तरह करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपनी तरफ से बड़ी ताजियत करता हूं उन तमाम फैमिलीज के साथ, उन तमाम लोगों के साथ कि जिनका पहलगाम में नुकसान हुआ। उनके अभी वो एक फैमिली थी, बड़ा यंग कपल था, बड़ी ट्रेजेडी है कि वो हनीमून पे थे और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। वो पिक्चर्स जो हैं वो बड़ी मतलब दर्दनाक हैं।
तो और जो जख्मी हुए उनके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी दुआ की है, मैं भी अपनी छोटी सी हैसियत में उनके लिए दुआगो हूं कि उनको जल्द से। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूंगा कि जो सोचने वाली बात है वो ये है कि कैसे सिर्फ 24, अभी तो खैर 48 घंटे हो गए हैं, लेकिन कैसे विद इन 24 आवर्स, बल्कि हकीकत यह है कि 24 आवर्स में तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कैबिनेट की सिक्योरिटी मीटिंग भी हेड कर ली थी। उससे पहले ही विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स ये तय कर लिया गया कि जनाब ये पाकिस्तान है इसके पीछे। और मुझे ये समझ नहीं आती उमेश कि आप जरा हिस्ट्री में देखें, आपने 65-71 का तो नाम लिया, वो तो वॉर्स हुई थी ना जी, वॉर्स का रद्द रखें, ये तो एक टेरर एक्ट है। तो क्लिंटन साहब भी जब आए थे तो उस टाइम पे भी कुछ सिख मार दिए गए थे, वो एक बड़ा शोर मचा, उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगा। उसके बाद कोई 2 गोरे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उस पर किताब लिखी, उस किताब में उन्होंने कहा कि जी लगता यही है कि ये कोई इंटरनल एक्टिविटी थी। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये नहीं कि जानबूझ के किसी ने किया है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी जरूर एग्जिस्ट करती है कि ये एक्टिविटीज पॉलिटिकल गेन के लिए भी की जाए। मिसाल इसकी ये है कि ये 2019 में जो पुलवामा का अटैक हुआ था, उस टाइम पे भी एक इलेक्शन था कि जो आने वाला था, और उस इलेक्शन से पहले एक थोड़ी सी मोमेंटम या फोर्स चाहिए थी। अब जो भी उसका हुआ नहीं हुआ, फिर माने ना माने, वो एक रहता बात। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी पाकिस्तान कैसे? और फिर क्या पाकिस्तान के पास इस तरह के वो नहीं है बलूचिस्तान में एविडेंस कि वो कुलभूषण यादव और उसके बाद फिर एक और इंडियन जासूस, तो मतलब क्या पाकिस्तान के पास ऐसे एविडेंसेस नहीं है कि भाई इंडिया जो है वहां पे वो बलूचिस्तान में ये एक्टिविटी को स्पॉन्सर कर रहा है, या तालिबान के कुछ लोग जो हैं जो पाकिस्तान को वांटेड हैं वो इंडिया के अंदर जो है वहां से ऑपरेट होते हैं, वहां से स्पॉन्सर होते हैं और सारा कुछ। तो अब सवाल ये है कि अगर इतनी जल्दी ही तय करना है तो फिर इस तरह के एक टेरर इंसिडेंट का वेट क्यों किया जाए? आप मुअत्तल कर दें इंडस वाटर ट्रीटी, आप मुअत्तल कर दें शिमला एग्रीमेंट, आप मुअत्तल कर दें तमाम चीजें, और आप कहें कि जनाब आज के बाद वो जिस तरह अमेरिका में सदर साहब कहते हैं ना कि हम एक बड़ी ऊंची बड़ी दीवार बना देंगे, इधर भी आप एक ऊंची सी दीवार बना दें और उसके बाद कहें कि जनाब आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, और जनाब ये बस इतना। तो मेरा ख्याल ये है कि मुअत्तल करने से मेरी टेक ये है कि दोनों साइडों पे थोड़ा सा लीडरशिप में ये एहसास मौजूद है कि कोई वे बैक, कोई इससे सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ जो खबरें मुझे आ रही हैं, या जिस तरह आज पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर बात कर रहे थे, मेरा शक ये है कि ऐन मुमकिन है कि अब कई दफा लोग एक चीज को इतना बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन वो बढ़ सकती है। तो प्लीज उमेश साहब ये भी देखिए कि ये जम्मू एंड कश्मीर दुनिया का वाहिद इलाका है जिसके तीनों तरफ 3 रियासतें हैं, 3 अलग मुल्क हैं, और वो तीनों के तीनों न्यूक्लियर हैं। तो स्विट्जरलैंड वाले अपने स्विट्जरलैंड के साथ क्या कर रहे हैं, और इधर जो कहने को मिनी स्विट्जरलैंड है या जन्नतनुमा जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें हम लोग किन इरादों में तय करके बैठे हैं। और मुझे थोड़ा सा सरप्राइज मिला कि उमेश जैसा यंग आदमी जो है वो कहे कि जनाब ये तो नेचुरल है। तो ये तो मैं फिर मजाक करता हूँ, वो कमेंटेटर्स कुछ कहते हैं कि मेजर साहब आप किस तरह की बातें करते हैं, ये बिल्कुल मेरी रिश्तेदारों वाली बात है। वो कुछ भी हो जाए वो कहता है ये मेजर साहब ने किया होगा। जी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं मानता हूँ कि ओसामा बिन लादेन औरंगाबाद में पाया भी नहीं गया था। मेजर साहब ने ये भी बोल दिया, मैं उनको ये चार्जेस से भी बरी कर देता हूँ, ठीक है। और मैं ये भी जानता हूँ कि पाकिस्तान कुछ करता ही नहीं है। उधर हाफिज सईद है ही नहीं, ठीक है। उधर मौलाना मसूद अजहर है ही नहीं, सैफुल्लाह कासूर है ही नहीं। सब लोग जो नोटेड आतंकवादी है वो पाकिस्तान में कुछ तो कुछ होता ही नहीं है। वहां पे कोई भी कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में कोई टेरर लॉन्च पैड है ही नहीं। मतलब आप सब कुछ डिनाई कर सकते हैं। देखिए, मैं तो और भी बहुत कुछ बोल दूंगा, फिर आप बोलोगे कि नेचुरल सी बात है, आप डिनाई करते रहोगे। बट द क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम इज पाकिस्तान क्या ये वॉर अफोर्ड कर पाएगा ये करने से? मेरा ये मानना है। इंडस वाटर ट्रीटी वी साइंड इन 1960 और आज हो गया 2025। आप सोचिए, 1971 में वॉर लड़ा था, 1999 में कारगिल वॉर हुआ था, उसके बाद कितने इनन्यूमरेबल टेरर अटैक्स हुए थे। तब कभी भी हमने ये इंडस वाटर ट्रीटी को टच किया क्या? इवन इन 2019 वी नेवर टच दिस ट्रीटी। बट 2016 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बोल ही दिया था, द ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। और
रही बात बलूचिस्तान और ये जो आपके खैबर पख्तूनख्वा की बात है, ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बताया जाता है कि उनकी ब्यूरोक्रेसी में मैक्सिमम पंजाबीज है। 70% ऑफ द पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी इज मेंट फॉर पंजाबीज। पख्तून का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बलूचिस्तान का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मैंने यहाँ तक सुना है कि ऑर्गन्स का लाइव हार्वेस्टिंग हो रहा है एंड इट इज बीइंग सोल्ड इन द इंटरनेशनल ब्लैक ऑर्गन मार्केट। और यहाँ पे देख लीजिए सिंध जो कराची में हो रहा है, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, उधर भी प्रॉब्लम चल रहा है। मियाँ मिठूक तो है ही नहीं पाकिस्तान में, जो एवरीडे ही abducts 3 पाकिस्तानी गर्ल्स, सॉरी 3 पाकिस्तानी हिंदू गर्ल्स एंड ही मैरिड देम टू 60, 70, 80 ईयर ओल्ड मेन। तो एक तरह से फोर्स अबडक्शन है, रेप एंड मैरिटल, व्हाट इज दिस? तो ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, आप सबको डिनाई करते रहेंगे, बट इंटरनेशनल मीडिया का अगर लिंक चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ। पाकिस्तान की माली हालत इतनी खराब है कि आज वो अपनी डेट सर्विसिंग के लिए चाइना को अपनी लड़कियां भेज रहा है। ये अल जजीरा का न्यूज है, मैंने नहीं रखा है, अल जजीरा कतर का न्यूज है। और मैं हमेशा मैं सोर्सेस के साथ ही बात करता हूँ। आई एम यूजिंग ऑल द सोर्सेस मीडिया which is being quoted in the Arabic world. So this is what I like to ask Major Rajal Saab. Can you afford it? You have 170 nuclear weapons. We have 172. Hardly makes any difference. आपके पास मिसाइल्स है, शाहीन मिसाइल्स है, हमारे पास भी बहुत सारे हैं। Are you ready for a mutually assured destruction? जब आपकी इकोनॉमी इतनी खराब है, आपकी जीडीपी है आपकी टोटल जीडीपी है $370 बिलियन, हमारी है $4.3 ट्रिलियन। व्हाट इज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? आप ये देख लीजिए, भारत का तो है $650 बिलियन है, आपका कितना है? एंड व्हाट हैपेंस इफ यू गो फॉर अ वॉर? एंड इसके हिसाब से पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। आपके जो सबसे बड़े अच्छे नेता है इमरान खान, उनको तो उठा के आपने लॉकअप में बंद कर दिया। कौन सा कोई छोटे मोटे चार्जेस पे कि तोशद खाना जो भी है, वो ये मुझे तो हंसी आ रही थी जब मैंने चार्जेस सुने, जबकि द शरीफ फैमिली इज नोन टू बी द मोस्ट करप्ट फैमिली इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट प्राइवेट प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, दे आर लूटिंग द पाकिस्तानी जनता को लूट रहे हैं, उस पर तो कोई बात नहीं हो रही है। आपकी फौजी फाउंडेशन क्या करिए? व्हाट इज द आर्मी हैज टू डू इन सिविलियन बिजनेस? क्या वो टैक्स भर रहे हैं? अल्टीमेटली एवरीथिंग इज कमिंग ऑन द पाकिस्तानी अवाम। आप वो देखिए ना। और मैंने तो हमेशा बोला है कि आपके हुक्मरानों ने तो पाकिस्तान चाइना एग्रीमेंट सीपेक साइन कर दिया है, $70 बिलियन का लोन आपके ऊपर थोप दिया है। आपकी जीडीपी है $370 बिलियन, $70 बिलियन का लोन थोप दिया आपके ऊपर, दैट इज अराउंड 18 to 20% ऑफ योर जीडीपी। और जिस जगह आपको एक तरह से रॉयल्टी मिलनी चाहिए उसको डेट में कन्वर्ट कर दिया। अल्टीमेटली द आर्मी इज नॉट गोइंग टू सफर एनीथिंग, इट इज द पाकिस्तानी पीपल आर गोइंग टू सफर। और इंडस वाटर ट्रीटी अगर अभी अबेंस में रखा है तो हाउ इट विल अफेक्ट पाकिस्तान? 23% of your economy is going to get affected. 34% of your workforce is going to be get affected. 90% of your agriculture will be affected. Can Pakistan afford that? मेरा यही मानना है। मैं आपको एक पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। एंड व्हाट इज द, आप ये बताइए कि ये जो 2 नेशन थियरी की बात करने की क्या जरूरत थी आसिफ मुनीर को? उनको जेनेटिक्स की बात करने की क्या जरूरत थी? आपका है जेनेटिक्स तो आप हमारे साथ ही हो, भले आप भलाई डिसोन करो या कुछ करो। आपकी 300 से 400 साल पहले की आपकी हिस्ट्री निकाल के देख लो, या 500 साल पहले, आपके सारे एंसेस्टर विल बी हिंदूज। और आप अभी, और मेरे को तो एक और एक चीज समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान के कायदे आजम के बारे में बात करते हैं, अगर मैं देखता हूँ उनके बारे में, he used to relish pork and he used to love wine. What is this? मेरे को तो पूरा जो नेशन है मुझे तो समझ में नहीं आता, frankly speaking. तो मेरा ये मानना है कि मैं तो फिगर्स के साथ बात कर रहा हूँ। आपकी जीडीपी है, आपका पर कैपिटा इनकम है 1400, आपसे अच्छा तो बांग्लादेश का है, इट इज 2200। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको कहाँ करना है। आपको घास खाना है कि हम 1000 साल भारत से युद्ध कर लेंगे, घास भी खा लेंगे? पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अवाम आज घास खाने के लिए तैयार नहीं है, मेरा मानना है। पाकिस्तान की अवाम तो खैर कभी भी घास खाने के लिए तैयार नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कब आपको लगा कि घास खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपसे किसी लीडर ने दिया था, इसके लिए मैंने कोट किया। हाँ, वो जुल्फकार अली भुट्टो थे, उन्होंने ये कहा था कि जी हम 1000 साल घास खा लेंगे लेकिन अपना बनाएंगे। तो वो एक पॉलिटिकल उनका एक जुमला था कि जो देखे ना, आपको भी याद रह गया, इतना स्ट्रॉन्ग जुमला था कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान में शायद निमरा को नहीं मालूम था, लेकिन आपको याद रह गया कि जी उन्होंने ये कहा। तो अब देखें, अब आप
मैं उमेश बड़े अदब से ये कहूंगा कि वही 15-20 बातें हैं या 10-15 बातें हैं कि जो मैं मुसलसल इंडियन साइड से सुन रहा हूं, और मेरा उनके ऊपर बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं आपके आर्गुमेंट को डिसमिस कर रहा हूं। मैं सीरियसली आप लोगों की बातचीत को सुनता हूं और मैं कोशिश ये करता हूं कि इस बातचीत से मैं कुछ सीखूं भी, और जहां पे मैं वजाहत दे सकता हूं मैं वहां पे वजाहत भी दूं। बीच में कभी कभार मैं कहूंगा कि अजराए तफन्नुन वो पॉइंट स्कोरिंग भी हो जाती है, लेकिन वो एक अलग बात है। अब देखें, आपने उसामा लादेन का नाम लिया और ऑलमोस्ट तमाम आपके जो कमेंटेटर्स हैं वो उसामा बिन लादेन का नाम लेते हैं। तो देखें, उसामा बिन लादेन तो सऊदी सिटीजन थे, वो सऊदिया से अमेरिकन को निकालना चाहते थे, और वही अमेरिकन कि जिनके बच्चों को चंद दिन पहले मोदी साहब, हालांकि वो खुद गैर शादीशुदा हैं, लेकिन उनके बच्चों को वो खिला रहे थे आपके प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, तो उन्हीं अमेरिकन ने उसामा बिन लादेन को यहाँ पे अफगानिस्तान के वो लीड करने के लिए लाया। हम तो एक रास्ता थे जो बीच में इस्तेमाल हुए ना। तो मुझे ये नहीं समझ आती कि वो उसामा बिन लादेन का हमारे साथ क्या ताल्लुक बनता है। हाँ, ये आप इतना कह सकते हैं कि जी उसामा बिन लादेन की, अब कुछ लोग कहते हैं वो डेथ हुई, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो उससे पहले ही मारा गया था, या जो भी कहानी, लेकिन वो एबटाबाद में मतलब वो एक ऑपरेशन था कि जिसकी तरफ, लेकिन उससे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक बनता है। हमने ना उसको हार्बर किया हुआ था, ना हम उसको लाने वाले थे, ना हम उसको तैयार करने वाले थे। तो फिर पूरी बात करें कि जो अमेरिका है उसी ने उनको आइडेंटिफाई किया, उसी ने उनको अफगानिस्तान वॉर में भेजा, उसी ने फिर उनको डिक्लेयर करवाया कि ये, और उमेश इसमें ये भी देख लीजिए कि उसामा बिन लादेन तो बहुत पुरानी बात हो गई है ना कि जो अमेरिका लाया था। अभी सीरिया के अंदर जो अल गुलानी है या अल जुलानी है, वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लीडर थे। उनके ऊपर अमेरिकी हुकूमत ने खुद पैसे रखे हुए हैं डॉलरों के अंदर, और अमेरिका ने उसी को वहां का मतलब जो है वो सरबराह बना दिया है। अभी तक उसका लिस्ट से नाम नहीं हटा, सिर्फ फर्क ये आया कि पहले वो स्कार्फ पहनता था, अब जो है उसको अच्छे से सूट टाई उन्होंने फ्रांस वगैरह से या कहीं से लेके भेजी है, तो वो लगा लिया, उन्होंने कहा अब ये ठीक हो गया। तो ये जो गवर्नमेंट के बहुत सारे मामला इंटरनेशनल लेवल पे सुपर पावर्स पे होते हैं, बड़ी माजरत के साथ पाकिस्तान उसके बीच में था। अच्छा, उसके बाद आपने बात की कि आपकी जीडीपी बड़ी कम है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पाकिस्तान इस टाइम पे अपने टफ इकोनॉमिक जोन से गुजर रहा है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था हिंदुस्तान से, तो उसके बाद पाकिस्तान ने कई साल 6%, 7% पे तरक्की की, 9% पे भी तरक्की की, लेकिन कौमों में ये आता रहता है कि कभी अप है कभी डाउन है। गवर्नमेंट उसके ऊपर कोशिश कर रही है, और मुझे यकीन है कि ये तो 2018 या 20 में तो वो कह रहे थे कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान ने डिफॉल्ट को निभा लिया, और मेरा ख्याल में उससे वो आगे चलेगा। फिर आपने बात की कि चाइना से कर्जा लेने के लिए हम जो है वो लड़कियां चाइना को दे रहे हैं। अब ये एक मैं कहूंगा कि जी अब इस पर मैं क्या कहूँ। हाँ, चंद एक लड़कियां थी कि जिनका केस हुआ कि वो उन्होंने चाइनीज के साथ शादी की, बाद में उसमें एक स्कैंडल बन गया कि जी वो उन्होंने उनको धोखा दिया। लेकिन ये इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन मुझे अब इस दलील का मैं क्या जवाब दूं कि आपने मालूम नहीं, और आपने साथ कहा कि जी मैं फैक्ट्स के साथ कोट करता हूं, तो मुझे नहीं मालूम कि आपने कहां से ये कोट कर दिया कि जनाब वो कर्जे के लिए अल करते हैं। जजीरा ऐसा का है, अल जजीरा का न्यूज है। मैं आपको लिंक मैंने निम्रा जी से शेयर भी किया था। मैं ये कह रहा हूं कि अमेश साहब, बहुत सारे लोगों की अपनी ओपिनियन होती है। अब वो आपके दिल को अच्छी लगी वो एक अलग बात है, लेकिन निम्रा से कहें कि बेशक रिसर्च करके आपको बता दें कि कौन सी लड़कियां हैं कि जिनकी कोई इस तरह शादी हो रही है। तो मेरे हिसाब से कुछ, हाँ, आपने एक और इंपॉर्टेंट बात की कि इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर पाकिस्तान सफर करेगा। तो देखिए जी, पहली बात तो यह है कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है दोनों मुल्कों के बीच में साइन हुई, वो कायम दायम है। उसी में लिखा हुआ है कि यूनिलैटरली कोई कंट्री इससे वॉकआउट नहीं कर सकता। उसमें एक थर्ड स्टेक होल्डर भी है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक। लेकिन मैं कहता हूं कि जी फिर भी अगर इंडिया ने उसको 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 तोड़ दिया या उसको मानने से इनकार कर दिया, तब भी फिल वक्त तो फिजिकली मतलब एज ऑफ टुडे, जहां तक मेरी मालूमात हैं, एज ऑफ टुडे कोई ऐसा सब्सटेंशियल पानी को ना आप रोक सकते हैं, ना मोड़ सकते हैं, ना उससे पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर फर्ज करें कि आप उसके ऊपर कोई रेजरवायर्स या कोई डैम्स या कोई इस तरह की चीजें करते हैं,
Still it will take some amount of time before that can happen. और उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक क्लियर पोजीशन ले ली है कि दिस विल बी कंसिडर्ड एन एक्ट ऑफ वॉर, और उसके ऊपर पाकिस्तान जो है वो अपना जो भी एक मतलब कोर्स ऑफ एक्शन समझेगा मुनासिब वो करने का वो हक रखता है। थर्डली कि इंटरनेशनल लॉज अपर रिपेरियन के और लोअर रिपेरियन के मौजूद हैं उसके ऊपर, लेकिन ये फिर भी मेरे हिसाब से अगर आज भी आप करते हैं, आप कहें कि जी इंडस वाटर ट्रीटी टूट गया और उसके बाद आप आज रात से ही आप वहां पे कोई रिजर्वायर्स या बनाना शुरू कर देंगे, तो मेरे ख्याल में स्टिल इट विल टेक 5 to 10 years before a significant substantial impact can be felt in Pakistan with respect to कि जी इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो हेल्ड इन अबेस हो गया या उसके ऊपर वो। अच्छा, फिर आपने कहा कि जी 2 नेशन थ्योरी, और एक मेरा सवाल है आपसे जो मैं आखिर में करूंगा। देखिए जी उमेश, 2 नेशन थ्योरी एक हकीकत है। मुसलमान जब हिंदुस्तान में अलहदा हुए थे तो उसके होने की उन्होंने बुनियाद ही इस बात को बनाया था कि जी हमारा हिंदू मेजॉरिटी के साथ गुजारा नहीं हो सकता। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारा हिंदू के साथ गुजारा नहीं हो सकता, उनका था कि जी मेजॉरिटी जब हिंदूज की होगी तो उसमें हम विक्टिमाइज हो जाएंगे। अब वो गलत था सही था जो भी था वो एक अलहदा बहस है, लेकिन 2 नेशन थ्योरी एक हकीकत है, और वही 2 नेशन थ्योरी जो है वो जनरल आसिम मुनीर ने अगले दिन ओवरसीज पाकिस्तानीज के साथ खिताब करते हुए बयान की, और मेरे ख्याल में उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब आपने ये कहानी अपने बच्चों को भी सुनानी है, और ये है कि जी हमारा वे ऑफ लिविंग, हमारी सोच, हमारा सारा अमल शखल जो भी है वो डिफरेंट है, तो इस पे तो कोई इनकार नहीं है, बिकॉज इट इज वेरी डिफरेंट। अभी मुसलमान अजान देते हैं तो आप उसके बाहर जो है वो होली मनाते हैं, आप उसके ऊपर जो है ना रंग फेंकते हैं, वो सब कुछ करते हैं, फिर मुसलमान की फेंटी भी लगाते हैं कि हजूर। अच्छा, अब कमाल ये है कि जी आपने हाफिज सईद का, मौलाना अजहर का, इसी तरह 1-2 और नाम लिए, आपने कहा कि जी ये वो सारे। मैं उमेश जहां पे थोड़ा सा समझता हूं कि तवज्जो देने की जरूरत है वो ये है कि हुजूर आपने कश्मीर के अंदर मतलब 1 लाख से ज्यादा मुसलमान जो हैं वहां पे आपने कत्ल कर दिए, उस पर कोई गुनाह नहीं है, उस पर कोई गलती नहीं है। आपने 1947 से लेके टिल डेट वहां पे तकरीबन 10 लाख 9 से 10 लाख फौज आपने रखी हुई है, उस पर कोई गुनाह आपका नहीं बनता। इट इज द हाईएस्ट रेशो इन द वर्ल्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस इन अ डिस्प्यूटेड लैंड, और उसके ऊपर आपने 80 साल से उसको मेंटेन किया हुआ है, वो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन गुनाह क्या है कि जी वो मौलाना, वो फलां, वो सब कुछ। अब इसी तरीके से मुसलमानों की आपने वक्फ बोर्ड में हिंदू बिठा दिए, वो कोई गुनाह नहीं है। आपके मुसलमान जो हैं इस टाइम पे दलित से भी ज्यादा मार्जिनाइज्ड, मतलब दे आर द लोएस्ट इन द फूड चेन। वो मेरी रिपोर्ट नहीं है, आपकी साचार कमेटी रिपोर्ट थी, आपके जस्टिस साचार थे कि जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई थी, और आपकी बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन उसको मानती है। और इसी तरीके से मुसलमानों का कोई फाइनेंस में दखल नहीं है, कोई कॉर्पोरेट जॉब्स के अंदर उनका हिस्सा नहीं है, कोई उनकी ग्रेजुएशन है। 50 में से एक मुसलमान जो है, 50 हिंदू मुसलमानों, सॉरी इंडियन मुसलमानों में से एक मुसलमान जो है वो मास्टर्स करता है, 25 में से एक जो है वो ग्रेजुएट। लेकिन टॉपिक जो है ना आज का वो ये है कि जनाब ये जो दहशतगर्दी है, तो अब उसमें उमेश देखे ना, मैंने तो अभी वो वीडियोस देखी हैं कि वो कश्मीर में आपके जो जो इंडियन टूरिस्ट हैं जो वापस जा रहे हैं पहलगाम से, वो कश्मीरी मुसलमान जो है दौड़ दौड़ के उनको पानी दे रहे हैं, उनसे कहने हैं कि जी आपने खाना खाना है तो प्लीज फ्री में खाना खाइए, हमें बड़ा अफसोस है कि आपके साथ ये हुआ। लेकिन वो सब डर गए हैं। सिर्फ देखे ना, ऑल इट टेक्स इज कि जी 4 लोग अब जमा करें, उनके हाथ में राइफलें दें और उनको कहें कि जी जाके ये कर दो और मुसलमानों को उसके बाद भून के रखो। तो अभी पूरा हिंदुस्तान बिखरा पड़ा है, सारे मुसलमान डरे हुए हैं, और मेरे ख्याल में कि आप जो चाह रहे हैं ना कि पाकिस्तान इस पर डर जाए, तो इधर तो कोई डरा हुआ नहीं है। इधर किसी को मैं कह रहा हूं कि जी उसको पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। मैं थोड़ी सी आखिरी बात करता हूं कि मैं जो थोड़ी सी खबरें फॉलो करता हूं या थोड़ा सा ये आप लोगों को सुनता हूं, तो आप ये कह सकते हैं कि मैं थोड़ा सा मतलब चौकन्ना हूं कि यार मतलब गड़बड़ ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए। तो उमेश थोड़ा सा ये सोचिए
कि भाई और ये जो बेसरान, मैंने अगले दिन किसी को कहा था कि ये एक रिजॉर्ट है, पिकनिक स्पॉट है, क्योंकि मैंने आपके ना कुछ बड़े न्यूट्रल किस्म के, प्रोग्रेसिव किस्म के कमेंटेटर्स भी हैं, तो उन्होंने कहा था कि 7-7 फुट ऊंची दीवार, 5 फुट का गेट, तो उसमें ये लोग आ कैसे गए कि जिन्होंने इस तरह फायरिंग की है। तो मैंने ये अगले दिन एक प्रोग्राम में कहा, तो उन्होंने कहा नहीं वो तो मैदान है ना, वहां पे कोई सड़क है ना कुछ है या ना वो है। और आज गलती से मैंने वो वीडियो देखी, उसमें वो गेट भी नजर आ रहा है, उसमें वो दीवारें भी नजर आ रही हैं, वहां पे आपके कुछ लोग जो है ना वो फोरेंसिक ले रहे थे। तो उमेश साहब ये भी सोचिए कि वो गए किधर। चंद दिन पहले हमारे पास जाफर एक्सप्रेस का केस हुआ था, तो आप लोग चीख चीख के पूछ रहे थे दिखाओ लाशें, दिखाओ जो है ना क्या कहते हैं टेररिस्ट जॉब। तो हजूर हमने तो कोई लाशों की बात नहीं की। और आप देखिए कि इंडियन मीडिया के ऊपर आप कैसे रिडिक्यूल कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी एनालिस्ट किसी को अगर आप बुला भी लें तो पाकिस्तान मीडिया का बिहेवियर देखें। तो उमेश बहुत गलतियां हमने की होंगी, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप जरा ये समझने की कोशिश करें कि ये सारे इल्जाम हम पे तो नहीं बैठते ना जनाब, कुछ आप भी तो अपने गिरेबान में झांकिए और देखिए कि मैं क्या कुछ हो रहा बोल सकूं या आप ही अगर फरमाते रहेंगे तो आप एक ही बात को रिसाइकल करके है। 4 बार मैंने बोलेंगे ले तो लिया, अब सही हो जाएंगे। माइक आपका। हाँ ठीक है, सबसे पहले तो बता देता हूँ कि भारत के अंदर एक दलित प्रेसिडेंट बने थे KR नारायणन 1997 में। उसके बाद आपको मालूम है मिसाइल मैन हमारे जो APJ अब्दुल कलाम है, ही इज बीइंग रिवर्ड, उनको एक आइकॉनिक फिगर मिला हुआ है, ठीक है। और भारत के अंदर एक मोहम्मद अजहरुद्दीन, वो कैप्टन भी रहे हुए, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम के। तो आप जो बोलते हैं ना कि भारत के अंदर मुसलमान डरा हुआ है, अगर इतना ही मुसलमान डरा हुआ है, भारत के अंदर पॉपुलेशन है उनकी 18%, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट वेलफेयर बेनिफिट्स में वो 30% बेनिफिट ले रहे हैं। और बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर जो आप बता रहे हैं, मैं डेटा दे रहा हूँ आपको, आप वेरीफाई, मैं आपको सारे लिंक्स भी भेज दूंगा निम्रा जी को, आप माने नहीं माने वो आपकी बात है, ठीक है। निम्रा जी अगर हो सके तो आप उस सारे चीज को आप दिखा दीजिएगा। इट्स अ क्रेडिबल इंडियन मीडिया लिंक्स, वो भी जो हम इनको गालियां देते हैं कि लेफ्टिस्ट मीडिया है, उन आपको ये भी बता देता हूँ कि मुस्लिम्स बिफोर 2014 they were having only 5% representation in central government staff. Today it is around 10 to 11%. सौगाते मोदी किसने किया, ट्रिपल तलाक किसने किया, मुसलमानों को इतना बेनिफिट कहां से मिला, वो बताइए। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, इक्वालिटी होती है। और वक्फ बोर्ड का जो लैंड है, इसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर सोचा जाए कि ये जमीन मेरी है, तो वक्फ बोर्ड बोल देता है ये जमीन मेरी हो जाती है, जस्ट बाय द स्टेटिंग ऑफ सम हिस्टोरिकल फैक्ट्स जिसका कोई प्रूवन रिकॉर्ड नहीं है। तो इस चीज में, इसके लिए इसमें मल्टी पार्टी रिप्रेजेंटेशन आने में क्या फर्क पड़ गया, मेजोरिटी तो आपकी रहेगी ना, मुसलमानों की रहेगी, उसमें क्या फर्क पड़ गया, वो बताइए। सेकेंड, बहुत जगह हिंदू टेम्पल्स में हमने देखा है कि क्रिश्चियंस भी रहे हुए हैं एज इन द मैनेजमेंट इंडिया में, तो उसमें कोई बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स अ मल्टीकल्चरल एनवायरमेंट। और यहाँ पे आप ये देखिए कि भारत के अंदर हिंदू टेम्पल्स आर कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जबकि मुस्लिम्स के लिए वक्फ बोर्ड है, कैथलिक चर्चेस के लिए उनका अलग से उनके कैथलिक बोर्ड है। तो ये तो आप भूल ही जाइए कि यहाँ पे परसिक्यूशन हो रहा है। मैं और भी फैक्ट्स दे दूंगा आपको, ठीक है, और इसमें भी आपको वीडियो दिखा दूंगा। सब लोग बोलते हैं मोदी जी ने हमको सब कुछ दिया है, फिर भी हम मोदी जी को वोट नहीं करेंगे। भारत में मुसलमान ये भी बोलते हैं। आपको चाहिए तो निम्रा जी मैं वीडियो निकाल के आपको भेज दूंगा, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी भी कर सकते हैं, ठीक है। और आपने बात की कि ये पहलगाम के अंदर जो आप जो बात कर रहे हैं, पहलगाम के अंदर तो एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड के जैसा है वो, ओके। और उसके अंदर अगर मार के भाग जाएंगे तो कहाँ पे ढूंढेंगे, ठीक है। सिक्योरिटी लैप्स हुई है, आज ऑल पार्टी मीटिंग में बात हुई है इसकी लिए, उसकी जांच होगी कि क्यों हुआ ऐसे। तो कहीं ना कहीं ये चीज का देखा जाएगा, क्योंकि इट्स अ सिक्योरिटी ब्रीच, होना नहीं चाहिए था। बट आप ये सोचिए ना कि ये लोग टर्की से तो आएंगे नहीं, जो भी आतंकवादी है। बेस कैंप्स तो कहाँ पे रखे हुए हैं, सारे लॉन्च पैड्स किधर रखे हुए हैं, वो आपके POJK में ही रखे हुए हैं, ठीक है। तो यही आपको ये समझना पड़ेगा। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि रशिया से आए हैं, मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि कजाकिस्तान से आए, तुर्कमेनिस्तान से आएंगे, उज्बेकिस्तान से आएंगे। पाकिस्तान पास में है तो पाकिस्तान का ही नाम लूंगा ना, चाइना में तो ऐसे लोग मिलते नहीं है। और आपको ये भी बता देता हूँ, सिंध के 2 आइलैंड्स आप लोगों ने चाइना को लीज पे दे दिए हैं फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ये भी आपको बता देता हूँ, आपकी इकोनॉमी की हालत इतनी खराब है, उसका भी लिंक्स भेज दूंगा। आप नहीं मानो, ठीक है, बात अलग की बात है। और जिस हिसाब से चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया आपके अंदर, आपने उसको कैसे डेट ले लिया मेरे को समझ में नहीं आता है। क्योंकि चाइनीज के रॉ मटेरियल आते हैं, चाइनीज के सोल्जर्स आते हैं, चाइनीज के इंजीनियर्स आते हैं, चाइनीज वर्कर्स आते हैं। पाकिस्तान को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट कुछ भी नहीं मिला।